इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया है। 7 अक्टूबर ज्यूज के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है जब तोरा पड़ी जाती है और इसी दिन हमास ने 5000 रॉकेट्स के साथ इसराइल पर हमला किया और इसराइल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। कई रॉकेट्स इसराइल के आयरन डोम ने रोक दिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 250 सिविलियंस की जान गई है और 1500 से भी ज़्यादा इंजर्ड। ये है मोहम्मद दीफ, जो आज हमास के मिलिट्री विंग के लीडर है। उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान कर दिया। देखिए, एक छोटा सा देश है इसराइल, जिसकी बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लेकिन ये देश जिस जगह पे है वो दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया में है। हज़ारों सालों से इस एरिया में लड़ाई चल रही है। अब क्वेश्चन है, ऐसा क्या इशू है जिसकी वजह से इतने सालों से ये लड़ाई चल रही है? जब भी न्यूज़ आती है जैसे कि गाजा स्ट्राइक्स, हमास, टेम्पल माउंट, वेस्ट बैंक, तो ये सारी चीज़ें और इसराइल पैलेस्टीन इशू आखिर क्या है जिसे पूरी दुनिया भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है? तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ही ज़रूरी है। פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים. ये है गाजा स्ट्रिप, जो इजिप्ट और इसराइल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इस एरिया को हमास कंट्रोल करता है, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। दोस्तों, ये जितना भी एरिया आप येलो में देख रहे हैं ये इसराइल है, और जो एक ग्रे कलर में वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है ये पैलेस्टीन देश है। इसराइल के अंदर ही पैलेस्टीन देश है। ये है जेरूसलम। जेरूसलम ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से क्रिश्चियन, ज्यूज और मुस्लिम में कन्फ्लिक्ट हुआ। टेम्पल माउंट वाले एरिया को ज्यूज तो टेम्पल माउंट ही कहते हैं, लेकिन मुस्लिम्स इसको हरम अल शरीफ कहते हैं। 638 AD में रोमन एम्पायर्स को हरा के अरब आर्मीज ऑफ उमर आती है। अरब आर्मी के अंडर में जब ये एरिया आता है तो जेरूसलम में इस एरिया पर डोम ऑफ द रॉक बनता है और अल अक्सा मस्जिद बनती है। और ये प्लेस मुस्लिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मुस्लिम्स के प्रॉफिट थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यहाँ पर प्रेयर पढ़ते हैं और उसके बाद प्रॉफिट वहीं से जन्नत की तरफ गए थे और उसी जगह पे डोम ऑफ द रॉक बनवाया गया। तो ये हो गया डोम ऑफ द रॉक, ये हो गई अल अक्सा मस्जिद और ये है वेस्टर्न वॉल। और ये जो पूरा एरिया है इसको ज्यूज टेम्पल माउंट कहते हैं और मुस्लिम्स इसको कहते हैं हरम अल शरीफ। देखिए दोस्तों, ये जो अल अक्सा मस्जिद है इसमें ज्यूज का आना मना है और ये ज्यूज वेस्टर्न वॉल पर अपनी प्रेयर कर सकते हैं। अब आप जेरूसलम की इंपॉर्टेंस को समझ चुके होंगे कि दुनिया के दो इतने बड़े रिलीजन ज्यूज और क्रिश्चियनिटी बने और मक्का मदीने के बाद ये मुस्लिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बना। इसलिए इस एरिया पे इतना इशू है और तीनों कम्युनिटी इसे अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। देखिए, अब ईयर 1891 आता है और ज्यूज का जो किंगडम वाला एरिया था उसमें अरब आ गए थे, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो ज्यूज रह रहे थे, स्पेशली यूरोप में ज़्यादा रह रहे थे और ज्यूज वापस पैलेस्टीन जाने की बात करते थे। और इस मूवमेंट को ज्यूज ने कहा जियोनिज्म। और इस मूवमेंट का जो पर्पस था कि ज्यूज को अपना एक सेपरेट मुल्क मिलना चाहिए, वो भी पैलेस्टीन में। अब पैलेस्टीन ही क्यों चुना? क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में भी देखा, मुस्लिम्स की ही तरह जेरूसलम ज्यूज के लिए एक इम्पॉर्टेंट होली प्लेस है। दोस्तों याद रखें, उस समय ना कोई इसराइल था, ना कोई गाजा था, ना कोई वेस्ट बैंक था। ये सारा एरिया पैलेस्टीन था जो ऑटोमन एम्पायर रूल के अंडर आता था। ये सब चीज़ें तो चल रही होती है। अब आता है ईयर 1914 और शुरू होता है वर्ल्ड वार 1। वर्ल्ड वार में जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ थे और ऑटोमन एम्पायर जो ज्यूज पर रूल कर रहा था उस वक्त, वो जर्मनी को सपोर्ट करता है। अब ब्रिटिश भी यहाँ पर अपना मुंह चलाता है, वो ज्यूज का सपोर्ट मांगता है वार में। बदले में वो उन्हें जियोनिज्म के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो इजराइल को अलग देश देने की बात होती थी इसका वादा किया जाता है। ब्रिटेन एक डिक्लेरेशन भी करता है जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, जिसमें लिखा था द मैजेस्टीज गवर्नमेंट व्यू द फेवर द एस्टैब्लिशमेंट इन पैलेस्टीन ऑफ ए नेशनल होम फॉर द ज्यूज पीपल। अब इस वर्ल्ड वार में ब्रिटेन, यूएसएसआर एक तरफ थे जिनको ज्यूज का पूरा सपोर्ट था, दूसरी तरफ जर्मनी था जिसको ऑटोमन एम्पायर का सपोर्ट था। साल 1918 में जब वर्ल्ड वार ख़त्म होता है और एलाइज यानी ब्रिटेन की जीत होती है, और जैसे ही जीत होती है जो ऑटोमन एम्पायर ज्यूज पर रूल कर रहा था उसे पहले हटाया जाता है और उस जगह पे ब्रिटिशर्स रूल करने लगे। ज्यूज ने ब्रिटेन को वार में फुल सपोर्ट किया था और अब जो बेल्फोर डिक्लेरेशन में लिखा था ब्रिटेन ने उसको फॉलो किया और यूरोप में जो ज्यूज थे उनको पैलेस्टीन के एरिया में माइग्रेट करना शुरू किया। जब ज्यूज को दुनिया भर से स्पेशली यूरोप से लाया जा रहा था तो जो अरब देश थे उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो इस चीज़ का जमकर अपोज कर रहे थे। एक तरफ ज्यूज जो थे वो पैलेस्टीन वापस आ रहे थे जिसको ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ ज्यूज की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने ज्यूज को फंड करना शुरू किया और
उस फंड से यानी कि पैसे से ज्यूज ने पैलेस्टीन के अंदर लैंड खरीदना चालू किया। 1919 से 1923 के बीच में ईस्टर्न यूरोप से 30,000 ज्यूज पैलेस्टीन आए। 1924 से 1926 तक पोलैंड से 50,000 ज्यूज आए और 1933 से 1936 के बीच में 1.7 लाख ज्यूज पैलेस्टीन में आए। ज्यूज की भी मजबूरी थी क्योंकि इनके पीछे हिटलर पड़ा था। हिटलर के इन्फ्लुएंस में जो भी कंट्रीज थी वहाँ ज्यूज को मारा जा रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर होलोकॉस्ट हुआ था जिसमें 60 लाख ज्यूज को मार दिया गया था और इन सभी चीज़ों की वजह से वो पैलेस्टीन तेजी से आ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट होता है तो ज्यूज पूरी तरह से अपना सपोर्ट ब्रिटेन को दे रहे थे क्योंकि उनको मौका मिल रहा था हिटलर के खिलाफ। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है जिसमें एलाइज की विक्ट्री होती है, लेकिन इस वार से काफ़ी तबाही मचती है। अब वार खत्म होने के बाद सारे देश यूएन बनाते हैं ताकि लड़ाइयों को रोका जा सके और लड़ाई ना हो। लेकिन यूएन में उस टाइम उनकी चल रही थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर जीता था, जिसमें ब्रिटेन, यूएसएसआर और जिस हिसाब से ज्यूज ने इन्हें जमकर सपोर्ट किया था उसका रिवार्ड उनको मिलने का टाइम आ गया था। 1947 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी अर्नेस्ट ने कहा पैलेस्टीन ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर है और ज्यूज को पैलेस्टीन में शिफ्ट करने वाला जो मैटर है ये अब यूएन को खुद देखना चाहिए। यूएन ने एक स्पेशल कमेटी बिठाई। इस कमेटी में 11 देशों के लोग थे जिसने कहा कि पैलेस्टीन देश में 1/3 पॉपुलेशन ज्यूज की है और 2/3 पॉपुलेशन जो है वो अरब्स की है, जबकि टोटल लैंड का सिर्फ 6% हिस्सा ज्यूज के पास है। इसके बाद एक हिस्टोरिकल फैसला लिया जाता है। 1947 में यूएनएस पार्टीशन प्लान रिलीज किया जाता है। ये अपने प्लान में 55% एरिया अप्रॉक्सीमेटली ज्यूज स्टेट के लिए रखता है और 45% एरिया अरब पैलेस्टीन स्टेट के लिए रखता है। और जो जेरूसलम है वो एक हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट प्लेस है तीनों धर्मों के लिए। तो यूनाइटेड नेशंस डिसाइड करता है कि जेरूसलम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। ज्यूइश लोग इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और अपने देश का नाम इजराइल रखते हैं और यहाँ जन्म होता है इजराइल देश का। 1946 में ये मैप था, इसमें जो ये वाइट वाला पार्ट आप देख रहे हो ये ज्यूइश पॉपुलेशन थी। लेकिन जब यूएन ऑफिशियल मैप निकालता है ये बहुत शॉकिंग था। 1947 में ये ऑफिशियल मैप आता है और ज्यूज को वो एरिया भी दिया जाता है जहाँ अरब पॉपुलेशन थी। इस पार्टीशन और इस मैप से अरब देश बिल्कुल भी खुश नहीं थे और जो अरब कंट्रीज थी वो इजराइल पर अटैक करते हैं, जिससे फर्स्ट अरब इजराइल वार भी कहा जाता है। और हर किसी को लगता था कि इतने सारे अरब देश हैं आराम से जीत जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है और इजराइल को जो यूएन ने एरिया दिया था उससे ज़्यादा एरिया इजराइल कब्जा करता है। यूएन ने जो एरिया दिया था वो ये था, लेकिन इस लड़ाई के बाद इजराइल ने ये एरिया भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद 1950 आता है और इजराइल एक लॉ पास करता है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ रिटर्न। इस लॉ का मतलब था दुनिया में कोई भी ज्यू कहीं भी रहे उसको इजराइल की सिटीजनशिप दे दी जाएगी और वो जब मन करे इजराइल आ सकता है। ये वो ओरिजिनल स्टैंप है दोस्तों जो उस टाइम पर लगता था जब कोई ज्यू इजराइल वापस आता था। पता नहीं इजराइल के पास ऐसी क्या चीज़ है। साल 1967 में जब एक और वार होती है, इजराइल सारे के सारे अरब देशों को एक साथ हराता है। इस लड़ाई के बाद इजराइल गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को भी अपने इलीगल ऑक्यूपेशन में ऐड करता है। कई सालों के बाद साल 1980s में जन्म होता है हमास ऑर्गेनाइजेशन का और ये एक तरीके से गोरिल्ला वार करते हैं इजराइल पे और जो भी हथियार होते हैं पैसे से हथियार से अरब देश हमास को सपोर्ट करते हैं। अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि हमास जो है वो गाजा पट्टी से इजराइल पे आए दिन अटैक करता है और कुछ दिन पहले तो हमास इजराइल पे अभी तक का सबसे बड़ा अटैक करता है जिसमें 5000 रॉकेट्स चलाए जाते हैं। क्वेश्चन अभी भी वही है, जेरूसलम पे किसका हक होगा और किसको अपनी ज़मीन वापस मिलेगी। लड़ाई अभी भी चल रही है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अब हम आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे जो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।